सेहत कार्यक्रम में श्रोताओं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज इस कार्यक्रम में हमारे मेहमान हैं वरिष्ठ मनोरोग विशेषज्ञ डॉक्टर मेजर नंदकिशोर और आज आपसे बातचीत का विषय है ओसीडी कारण लक्षण और उपचार। डॉक्टर मेजर नंदकिशोर आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद अनिल जी। डॉक्टर मेजर नंदकिशोर, ओसीडी यानी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, इसको आम भाषा में हम वहम भी कहते हैं जी यदि और तकनीकी कहें तो मनोग्रसित बाध्यता विकार, लेकिन हम वहम ज्यादा अच्छा लग रहा है इस कहने में, सुनने में लोग समझ भी रहे हैं इसको। समझ भी जाते हैं जी, तो ये क्या है डॉक्टर नंदकिशोर? ये दो पार्ट हैं इसके, ऑब्सेशन और कंपल्शन। मनोरोगों में हर चीज गलत नहीं होती, बीमारी नहीं होती। और जैसे ऑब्सेशन ये होता है कि एक ही बात या एक ही कोई बिंदु बार बार मन में आना, इच्छा के विरुद्ध आना, और ये जानता है इंसान कि भाई ये ठीक नहीं है, एब्सर्ड जिसको कहते हैं ना, ऐसा मानता है, वो बचना भी चाहता है, मगर वो जबरदस्ती बार बार उसके मन में घुसती जाती है और वो परेशानी महसूस करता है। इससे एंजाइटी कह लीजिए या टेंशन कह लीजिए। ये जो अनचाहे विचार हैं जो बार बार आपकी इच्छा के विरुद्ध आपके दिमाग में आते हैं, इसको तो कहते हैं ऑब्सेशन, या वहम ही कह लीजिए। वहम जो आपने बताया था, ऑब्सेशन ये ज्यादा अच्छा है। और तो देखिए, बहुत बार अनचाहे विचार आते हैं हम सबके दिमाग में, लेकिन वही चीज जब बहुत बार बार आए, अक्सर आए, आपकी रोजमर्रा के कार्यक्रम को बाधित करे, आपको चैन से ना रहने दे, परेशान करे, आपका ध्यान और किसी अच्छी चीज में ना लग के, तो आपके जब डेली जो दिनचर्या को ये प्रभावित करता है, तो इसको तो कहते हैं ऑब्सेशन। और ये बताना चाहूंगा कि बहुत बार ये चीजें सामान्य भी होती हैं। बच्चों में भी उनकी वृद्धि विकास के स्तर के अनुसार कुछ चीजें बड़ी सामान्य भी होती हैं, मैं उसके उदाहरण भी दूंगा। लेकिन अब उसको कुछ कम करने के लिए, इससे पीछा छुड़ाने के लिए उसे कुछ करना पड़ता है। फर्ज कीजिए उसको ये आया कि मैंने आज सिटी बस में यात्रा की और उस डंडे को तो बहुत लोग पकड़ते हैं भाई, तो कहीं गंदा ना हो गया हो, तो वो पूरी बस में दुखी रहेगी और फिर घर आके एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार वॉश करेंगे, हाथ धोएंगे, नहीं उनको आराम मिलता। तो हाथ गंदे हैं ये विचार ना चाहते हुए भी आना, ये तो ऑब्सेशन हुआ, वहम। और कंपल्शन मतलब आपको कंपल्शन है कुछ करने के लिए कि शायद या जरूर ही मेरा ये ठीक हो जाएगा, फिर नहीं आएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं। बार बार हाथ धोएं फिर भी कोई सीमा ही नहीं है। तो कई बार तो ये देखा कि हाथ में फफोले पड़ जाते हैं, सूजन आ जाती है, पीलिंग हो जाती है त्वचा की, तो इस हद तक। और सबसे खूबी की बात यह है कि ये चीजें ये ट्रीटेबल हैं, मतलब बस वही है हमारे मनोरोग विषय में तो यही है कि भाई बहुत दिन तक तो घर वालों से नहीं बताएंगे, घर वाले डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे, मनोचिकित्सक के पास नहीं जाएंगे। इसका बहुत ही सक्षम इलाज है, ये मैं कहना चाहता हूँ। यानी एक ही चीज की बार बार जांच करने की आवश्यकता इंसान महसूस करता है। हाँ। कुछ विशेष काम को बार बार करता है, जैसे हाथ धोना आपने कहा। हाँ। और कुछ विचार उसके मन में बार बार आते हैं। जी। तो डॉक्टर मेजर नंदकिशोर, इसका कारण क्या है? देखिए, कारण तो ऐसा है कि सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि ये बचपन में ज्यादातर शुरू होता है, और अगर एक स्वाभाविक भी जो इसकी कोर्स है उसमें भी खूब बढ़िया आराम आ जाता है। ये कोई परमानेंट चीज नहीं होती कई बार। कारण तो ये है कि देखिए, शुरुआत में तो ये देखा गया, एक बैक्टीरिया का ग्रुप होता है बीटा हीमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकस, वो इन्फेक्शन जिन बच्चों को हुआ उनमें ये ज्यादा देखा गया। तो इसलिए इम्यूनोलॉजी की थ्योरी भी थोड़ा आई, जैसे हमें अभी कोविड काल में थी इम्यूनिटी और ये सब। तो वैसे ये देखा गया कि जिनकी ऑब्सेसिव पर्सनालिटी होती है, बच्चे हों या बड़े हों, ऑब्सेसिव पर्सनालिटी ये होती है, मैं खुद एडमिट करूं, मेरी भी है, तो वो कुछ ऐसे कि बहुत ही नीट एंड क्लीन सब होना चाहिए। चप्पलें टेढ़ी मेढ़ी क्यों रखी,
सारे काम छोड़ के सबसे पहले अपनी टेबल ठीक करेंगे। वो घर आएंगे तो उनका ध्यान गुड इवनिंग कहने पे और कैसी हो भाई, दिन भर अकेली रही, ये ना होके सबसे पहले वो चद्दर पे हाथ मारेंगे, तकिया सीधा करेंगे, और वो टेंशन उनको रहता है। तो वो जब तक नहीं होगा तो वो रूटीन सब महसूस नहीं करेंगे। ये बहुत ही टाइम के पंक्चुअल होते हैं, बहुत जल्दी इनकी लो फ्रस्ट्रेशन टॉलरेंस होती है, मतलब तनाव को सहन करने की शक्ति बहुत ही कम होती है इनकी। और यही लोग हैं जो अच्छे नागरिक बनते हैं। वैसे ज्यादातर ईमानदार, टाइम के बड़े पक्के और वसूलों के पक्के। और कोई ऐसी घटना दुर्घटना हो जाए, अब जैसे कि कोई बहुत बड़ा तनाव जिंदगी में आए, तो उसके बाद होने की संभावना बढ़ती है। अगर परिवार में किसी की ऑब्सेसिव पर्सनैलिटी हो, मतलब व्यक्तित्व, उसको बीमारी का रूप नहीं मिला लेकिन व्यक्तित्व उस तरह का है, तो उसको भी होने की संभावना ज्यादा रहती है। यानी आप कहना चाहते हैं कि ये जेनेटिक्स भी इसका पीछे कारण हो सकता है। क्या कोई ब्रेन एबनॉर्मलिटी भी हो सकती है कि मस्तिष्क में किसी तरह का विकार? देखिए, शुरू में तो हम लोग मानते नहीं थे इसको, प्योरली मनोवैज्ञानिक साइकोलॉजिकल मतलब इसको तकलीफ माना करते थे। ये गलतियां तो हम लोगों ने भी करी शुरू में तो, लेकिन अब ये देखा गया है कि ज्यादातर जो दिमाग की तकलीफें हैं, इनके पीछे हम नहीं ढूंढ पाए बहुत देर तक, अलग बात है, कुछ कारण दिमाग में भी होते हैं। अब जैसे जिस भी वजह से सही, बेसल गैंग्लियन एक होता है, बड़ा अहम हिस्सा होता है हमारे दिमाग का। तो बेसल गैंग्लियन का जो साइज है, जो हमें बाद में एमआरआई वगैरह से पता चला, इसमें थोड़ा सा ये छोटा होता है। और ये देखा गया कि जितना ज्यादा वो छोटा होगा, उसकी गंभीरता, उसका देर तक रुकने की वजह और ज्यादा होगी। तो इस तरह की बातें हैं। डॉक्टर नंदकिशोर, ये रिपीटेटिव बिहेवियर सामान्य तौर पर देखा जाता है, जैसे बार बार ताला चेक करना, जी, गैस की नॉब को चेक करना कि बंद की है या नहीं की है, ऐसे कि कहीं पानी की टंकी खुली तो नहीं रह गई, जी, बड़े आम पंखा हम खुला तो नहीं छोड़ाए। तो ये एक चिंता है। जी। कैसे हम इस चिंता को इस रोग से अलग करें? अब देखिए, जैसे मेरे दिमाग में वहम आया कि यार कहीं गीजर खुला तो नहीं रह गया। एक तरीका तो यही हो सकता है कि भाई अरे ठीक है, शायद बंद तो करा था, बढ़ जाओ आगे, क्लिनिक जाओ, और मान लिया आधे रास्ते से मैं लौट के आऊं, फिर ताले खोलने पड़ते मुझे कई सारे, और फिर देखूं, तो ये एक बीमारी है। ठीक है, रात को, आधी रात को उठ के बाहर का ताला लगा था कि नहीं, तो अगर मैं उस ठंड में, और मैं कन्विंस अपने आप को नहीं कर पा रहा हूँ कि भाई अरे बंद तो करा था यार, क्यों परेशान हो, तो ये बीमारी है। और जैसे मैंने बताया, वो बार बार हाथ इतना धोना कि वो आपकी स्किन ही गड़बड़ हो जाए, पूरे दिन का कोई काम नहीं कर पाए। एक बार मान लिया, खास करके ऐसी स्थिति में जरूर होता है, जैसे कोई कुछ आप फ्यूनरल, कोई किसी का दाह संस्कार आपने उसमें भाग लिया, तो फिर ये लगे कि यार ये तो थोड़े दिन तो सबको लग सकता है, मतलब वो तो नहीं है, कुछ हाथ गंदे हो गए होंगे वो, लेकिन जल्दी अगर आप संभाल लेते हैं आपको, ये तो है सामान्य स्थिति जन्य। और अगर वही एक बीमारी बन जाए, वही एक रोजमर्रा का काम, कुछ काम नहीं कर पा रहे और बहुत परेशान रहते हैं, और जो जिस लायक है, अच्छी बुद्धि आपको दी है, मगर आप उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे, कुछ आपकी उत्पादकता ही खत्म होगी घर में, वो तो ये फर्क होता है। डॉक्टर मेजर नंदकिशोर, यदि हम बात करें कि कब डॉक्टर के पास जाना चाहिए, आपने कहा कि आमतौर पर ये स्वीकार नहीं करते और ना वो व्यक्ति परिवार वालों को बताता है, और जैसे आमतौर पर मनोरोगों के मामले में होता है, डॉक्टर के पास जाने में हमेशा देरी कर दी जाती है। तो कब ऐसा होना चाहिए कि डॉक्टर से संपर्क किया जाए? मरीज का भी कर्तव्य है और घर वालों का भी, जो देख रहे हैं। अब जैसे वो घर के लोग देख रहे हैं कि बच्चा बाथरूम में बहुत वक्त लगाता है, लिए बैठा रहता, होमवर्क पूरा नहीं कर पाता, और मरीज का भी कर्तव्य है और परिजनों का भी। बात करनी चाहिए और उस बात में सब निकलेगा, और ये इस उम्मीद के साथ कि भाई बहुत अच्छा सक्षम इलाज है, तो क्यों सफर कर रहे हो, क्यों परेशान हो, भाई जाओ। ये छोटी बीमारी जरूर मानी जाती है, इसको बड़ी बीमारी नहीं माना गया अभी तक भी, लेकिन इतना दुखी कर देती है। तो अगर आप समय पे साइकोलॉजिस्ट के पास, मनोचिकित्सक के पास, मनोवैज्ञानिक के पास, मनोरोग विशेषज्ञ के पास जाएं, तो ये गुत्थियां फिर खुलेंगी और समाधान सामने आएगा। डॉक्टर मेजर नंदकिशोर, आप मानसिक
मानसिक रोग विशेषज्ञ है, जी क्या किन्हीं अन्य मनोविकारों या मनोरोगों का ये लक्षण हो सकता है? जी जी जी, ये तो सामान्य तो मैंने ही बताया, हो सकता है, और वही देखना पड़ता है कि भाई कितना डिस्टर्ब कर रहा, कितना अक्सर रहता है, कितना इससे बाधा है। लेकिन वैसे भी ये फोबिया के साथ हो सकता है, स्किज़ोफ्रेनिया के साथ हो सकता है, या कोई तनावजनक स्थिति में ऐसा हो सकता है। उसको रोग नहीं कह सकते, ये एक बेसिकली ये मूलतः एंजाइटी का एक डिसऑर्डर है। तो एंजाइटी के जितने भी रूप हैं उन सब में ये हो सकता है। अब बात करते हैं इलाज की। जी किस तरह की जांचें इसमें आप लोग करते हैं और क्या इलाज है? क्या काउंसलिंग इसका बेहतर इलाज है? अब ज्यादातर रोगों में ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर जैसे बीमारी है, OCD कहते हैं, मगर अब ये देखा गया कि कहीं कम कहीं ज्यादा हो सकता है। तो 2-3 और रोग देखे गए हैं जो बिल्कुल मिलते जुलते हैं, जिनका इलाज मतलब औषधि से और मनोचिकित्सा से एक जैसा ही हो जाता है। तो उनका मैं नाम लेना चाहूंगा। एक है टिक्स डिसऑर्डर। टिक्स होते हैं, इनवॉलेंट्री मूवमेंट, उस पर इंसान का कंट्रोल नहीं होता, वो रिपीटेटिव होते हैं। और एक होता है टूरेट सिंड्रोम। तो ये जो हैं, या बार बार इस तरह की हुड़क लगना कि भाई अब तो दारू लेनी चाहिए, तो ये ऑब्सेसिव सिम्टम बहुत चीजों में हो सकते हैं। इलाज की जहां तक बात है, शुरुआत तो हम लोगों ने करी साइकोथेरेपी से। बिहेवियर थेरेपी ही वो पता था और कुछ और पता भी नहीं था हमें। फिर धीरे धीरे अब हम इस बात को महसूस करते हैं कि 2 चीजें इसका मुख्य स्तंभ है, औषधि और CBT। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जो मनोवैज्ञानिक है, वो एक साइकियाट्रिस्ट से, एक मनोरोग विशेषज्ञ से बेहतर कर सकता है। मैं थोड़ा सा बताऊंगा भी। दवाइयों का बहुत ही अच्छा असर देखा गया है। और CBT इसको कहते हैं कि जो उसकी फील्ड सिचुएशन है, जिस चीज से वो डरता है, मान लिया बार बार वो हाथ धोता है, तो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, एक मनोवैज्ञानिक और सामाजिक सेवक, सोशल वर्कर, इन दोनों की सहायता से उसको एक्सपोज किया जाता है। कई बार तो घर जाके भी करनी पड़ती है, क्योंकि मरीज आने को तैयार नहीं। तो एक टीम वर्क होता है सब, ये मनोचिकित्सक, मनोवैज्ञानिक और सोशल वर्कर का। तो उसको उस फील्ड सिचुएशन में जिससे वो बचता है, एक्सपोज करना होता है। और फिर ये बताया जाता है, देखो इतनी देर आप इसमें रहे, आपने हाथ नहीं धोया, हमने रोका आपको, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। तो धीरे धीरे वो ठीक होने की तरफ जाता है। तो उसकी उस थॉट्स को कि देखो ये तुम्हारा सोचना इररेलेवेंट है, ये सच्चाई से बहुत दूर है, और क्या हुआ तुम्हें, देखो 10 मिनट तो हमने तुम्हें इस बात की इजाजत दी कि तुम हाथ धो, और यही काम जल्दी ही घर वालों को भी करना पड़ता है। CBT कहते हैं इसको, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। एक और नया इसमें खोज निकली है, IBT, इन्फ्रेंस बेस्ड थेरेपी। अब ये मनोचिकित्सा के ही रूप हैं। तो ये जो भी कर रहे हो, चाहे दवाई चाहे CBT, एक चीज बहुत जरूरी है, आप विश्वास रखें, उम्मीद रखें, और वो बहुत जरूरी है किसी भी सफल आउटकम में। ये बिल्कुल आराम आता है इसमें। डॉक्टर मेजर नंदकिशोर, आपने CBT की बात की और आपने कहा कि ये एक टीम वर्क है। टीम वर्क, आपने परिवार की भूमिका के बारे में कहा। सामान्य तौर पर कोई भी जब मनोरोग होता है, मनोविकार होता है, तो परिवार की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। जी, जी। समाज का भी एक बड़ा दायित्व होता है। आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छी बात आपने कही, मैं पूर्णतः सहमत हूँ आपकी बात से। समाज का बहुत बड़ा दायित्व होता है और परिवार का भी बहुत बड़ा दायित्व होता है। इनको नकारें नहीं, इनको ध्यान दें, इनसे बात करें, ये बहुत जरूरी है। खुद विश्वास करें कि आराम संभव है, और इसी विश्वास के साथ साइकोलॉजिस्ट के पास या साइकियाट्रिस्ट के पास ले जाएं। और ये देखा गया, जो आजकल स्टडीज हुई हैं, कि खाली CBT से भी आराम आ सकता है और खाली दवाई से भी आ सकता है। लेकिन अगर दोनों को सम्मिलित कर दिया जाए तो 2 और 2 5 का एक हिसाब बनता है। तो दवाई साइकियाट्रिस्ट करे, पहले डायग्नोज वो करे, और फिर मनोचिकित्सक, साइकोथेरेपिस्ट CBT करे, और हेल्प ले सोशल वर्कर की, और घर वालों का होना बहुत जरूरी है। कुछ दिन बाद वो सिखाएं, भाई देखो हम अगले हफ्ते आएंगे और फिर कराएंगे, लेकिन इस बीच आप बहुत ईमानदारी से करिएगा और विश्वास के साथ करिएगा तो आराम आ जाएगा।
कितने जी। दिनों में ये रोग ठीक हो सकता है, या जैसे आप आराम की बात आराम की बात यह है कि एक दो बार तो वो हम पे भी विश्वास नहीं करते, क्योंकि दवाई लेती वक्त तो हम पहले ही बता देते भाई 1 हफ्ते से लेकर 3 हफ्ते तो इस बात के लग जाएंगे अगली विजिट तक कि यार ये डॉक्टर समझा भी कि नहीं, आराम आ भी सकता है कि नहीं। और इसी तरह से ये करीब 10-12 एक्सपोजर तो होने चाहिए, 10-12 सेशन CBT के, और वो भी तब कारगर होंगे अगर घर वाले बीच में होमवर्क करें। कठिन काम है, मगर उम्मीद के साथ उस नजरिए से आगे बढ़ेंगे तो आराम आएगा। आपने बताया कि ये बचपन में आरंभ होता है हाँ। और ये एडल्टहुड तक भी चलता है, जी। लेकिन ये बताएं कि क्या महिलाओं में और पुरुषों में इसका जो प्रतिशत है वो अलग अलग है? देखिए, थोड़ा सा ये महिलाओं में ज्यादा देखा गया है, लेकिन जैसे जैसे वो वयस्क हो जाते हैं तो फिर ये रेट बराबर हो जाते हैं। बहुत फर्क पहले भी नहीं होता वैसे, लेकिन महिलाओं में ज्यादा देखा गया। कई सारे कारण भी हो सकते हैं, मेंसेस है, हार्मोन के बहुत सारे हैं, लेकिन अच्छा वो भी है एक कारण। जबकि इतनी जन जागरूकता आई, महिला सशक्तिकरण हुआ, लेकिन आज भी पता नहीं क्यों हम ज्यादा तो पुरुषों को ही ज्यादा महत्व देते ना, तो उनका तो बेचारों का पकड़ा भी नहीं जाता। अपनी माँ से डिस्कस कर लेते हैं, कई बार माँ की कोई नहीं सुनता, उसकी क्या भूमिका है परिवार में। हाँ, अब महिला सशक्तिकरण हुआ है तो वो भी सह रखती है। बस यही है कि भाई विश्वास रखे, ये ट्रीटेबल, ठीक होने वाली बीमारी है ये। तो अंत में क्या कहना चाहेंगे हमारे श्रोताओं से? मैं यही कहना चाहूंगा कि 2 बाधाएं होती हैं, स्टिग्मा और डिस्क्रिमिनेशन, जो पूरी साइकियाट्रिक डिसऑर्डर को, मनोरोगों को बहुत बड़ी बाधाएं हैं ये। तो उन सबको दूर करके समाज, परिवार, इंसान खुद एक अच्छी मनोदशा में, एक होपफुलनेस के साथ, एक उम्मीद के साथ आगे बढ़े और इसका इलाज कराए, तो आपकी सफरिंग, आपकी जो आप परेशान है, उसमें बहुत जमीन आसमान का फर्क आएगा। डॉक्टर मेजर नंद किशोर, आज आप हमारे इस कार्यक्रम में आए और आपने OCD यानी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, कारण, लक्षण और उपचार विषय पर बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हमारे श्रोताओं के साथ साझा की। आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। आपके भी अनिल भारती जी और आकाशवाणी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।